तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 6 अगस्त और आज का जो हमारा केस है, मतलब मेंस आंसर राइटिंग जो हम कर रहे हैं उसमें हम पॉलिटी के इंपॉर्टेंट केसेस डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो केस है दोस्तों वो है अरुणा रामचंद्रा शानबाग बनाम भारत संघ केस 2011, है ना। तो ये वाला केस मोस्टली आप सब लोगों ने सुना होगा कि इस केस में क्या बोला गया था, मतलब क्या था ये केस। ये तो सबने सुना होगा क्योंकि अभी 2015 में ही इनकी मृत्यु हुई है अरुणा शानबाग की। तो 2015 के बाद से यह कई बार चर्चा में आ चुका है और यह केस रिलेटेड है दोस्तों यूथेनेशिया से। यूथेनेशिया मतलब इच्छा मृत्यु जो मांगी जाती है, इच्छा मृत्यु से। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे। वैसे ना एग्ज़ाम में मैं मतलब क्लियर बता सकती हूँ कि शायद मेंस एग्ज़ाम में हमसे यह नहीं पूछा जाएगा, बट इंटरव्यू जो होते हैं ना हमारे आरएस के, इंटरव्यू में ज़्यादातर यह क्वेश्चन बहुत सारे लोगों से पूछा गया। और अक्सर अगर यह उस टाइम इच्छा मृत्यु की किसी की बात अगर चर्चा में आ जाती है ना, तब तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और वैसे इंपॉर्टेंट केसेस में है ही। तो और यूथेनेशिया पे दोस्तों आईएएस में तो कईयों बार निबंध आ चुके हैं, है ना। तो हमारा जो पैटर्न है, आरपीएस से भी आजकल यूपीएससी को ही फॉलो कर रही है। तो हो सकता है हमारे भी इस मैटर पे कोई निबंध वगैरह आ जाए अगर चर्चा में रहा तो मुद्दा, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ कि शायद आंसर राइटिंग में नहीं आएगा, बट मेंस में मतलब आंसर नहीं लिखा जाएगा, बट हो सकता है कि कोई हमारे इस तरह का कोई निबंध आ जाए या फिर कोई इस तरह का मैटर अगर हाल ही की घटनाओं में हो रहा हो ना, तो भले ही पूछ लिया जाए। बाकी इंटरव्यूज़ में ये चीज़ बहुत पूछी जाती है, बट जहाँ हम इंपॉर्टेंट केसेस सारे डिस्कस कर रहे हैं तो ये क्यों छोड़ना फिर, है ना। तो ये भी डिस्कस कर ही लेते हैं। तो दोस्तों इस केस का नाम अरुणा रामचंद्रा शानबाग बनाम भारत संघ केस, मतलब अरुणा रामचंद्रा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 का यह केस है और इसे अरुणा शानबाग बनाम भारत सरकार भारत संघ केस भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें पूरी स्टोरी जैसी ही है, आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी। बस हम ये देख लेंगे यूथेनेशिया होती क्या है, एक्टिव यूथेनेशिया क्या होती है, पैसिव यूथेनेशिया क्या होती है। अक्सर पूछा जाता है यह चीज़, है ना। तो वर्ष 1973 में दोस्तों बॉम्बे का बात है, 1973 की, ठीक है। बॉम्बे में हॉस्पिटल था, उसका नाम था किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल, ठीक है। मुंबई में काम करने वाली एक नर्स थी, इनका नाम था अरुणा शानबाग। तो एक नर्स थी जो उस वक्त 1973 में किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में काम किया करती थी, ठीक है। एक रात वो अपने कपड़े चेंज करने, जैसे ड्यूटी ओवर होती है उसके बाद में जब अपने कपड़े चेंज करने वो नीचे चेंजिंग रूम में गई, तो कपड़े बदलते वक्त उनके साथी कर्मचारी, मतलब सफाई कर्मी था कोई वहाँ पे, उन्होंने उसके साथ मतलब रेप किया। और मतलब अगर आप इनकी स्टोरी पढ़ोगे, इस पे एक बुक भी लिखी गई है, बुक पढ़ोगे, स्टोरी पढ़ोगे, गूगल पे वैसे पढ़ोगे तो आप मतलब अंदर से हिल जाओगे कि कोई ऐसा भी किसी के साथ कर सकता है क्या। अगर टाइम मिले तो पढ़ना, क्योंकि कई बार ये चीज़ें हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखा भी देती है ना। और वैसे भी हमारे देश में इम्पोर्टेंट कुछ भी घटनाएं हुई हैं उनके बारे में हमें जानकारी होनी भी चाहिए, तो ठीक है। तो ये हुआ ये था कि जो ये व्यक्ति था, वो जो सफाई कर्मी था वो क्या करता था, कुत्तों का या फिर जानवर, मतलब हॉस्पिटल में मोस्टली कुत्ते रखे जाते थे, मतलब सेफ्टी के लिए रखे जाते हैं ना, तो उनका भोजन चुरा के वो खुद खा जाता था। तो अरुणा शानबाग जी ने उनकी शिकायत करी थी स्टाफ में, मतलब उनकी शिकायत कर दी थी। इस बात से वो नाराज़ था और बिकॉज़ वो सफाई कर्मी था तो उसे पता था कि भाई इस वक्त नर्सेज यहाँ जाती हैं और ये उनका चेंजिंग रूम है, यहाँ चेंज वगैरह करती है। तो वो उस चीज़ का बदला लेने के लिए वो वहाँ पे ताक पे बैठा था। और जैसे ही ये वहाँ पे गई, रात की शिफ्ट थी उनकी ख़त्म हुई थी, तो मतलब बेसमेंट था हॉस्पिटल का, वहाँ पे गई तो उसने इनके साथ रेप किया। और रेप करने के बाद में भी रेप भी मतलब उसमें मतलब बहुत ही गलत तरीके से किया गया था, बहुत ही गंदे तरीके से। और उसके बाद में दोस्तों, खैर रेप तो रेप ही होता है, उसमें गंदा अच्छा क्या होता है, लेकिन बहुत ही अमानवीय जो बोल सकते हैं, जिस तरह से हम बोलते हैं कि निर्भया के साथ हुआ था, उसी तरह की कुछ घटना इनके साथ भी हुई थी। और यहाँ तक ही नहीं रुका वह बंदा, जब रेप करने के बाद में गले में कुत्तों को बांधने वाली चेन से इनका गला बांध के वहाँ पे उनको बांध के आ गया। इनको देखा गया 11 घंटे बाद में, 11 घंटे बाद में जब इनको देखा गया, मतलब उस बेसमेंट में रात को कोई गया ही नहीं, सुबह कोई चेंज करने गया होगा, जब इनको देखा गया तो ये पूरी तरह से खून में लथपथ वहाँ पड़ी थी। और क्योंकि इनके गले में वो कुत्ते वाली चैन बंधी हुई थी तो इनकी जो सांसें हैं
जो दिमाग तक ब्लड सप्लाई होता है वो मतलब रुक चुकी थी ब्लड सप्लाई दिमाग में जाने से, और इनका जो शरीर है वो लकवे से ग्रस्त हो चुका था, मतलब दिमाग काम करना बंद कर चुका था। एक तो इतना बड़ा सदमा, मतलब एक रेप जो होता है वो शरीर पे घाव नहीं होते हैं, मानसिक घाव जो होते हैं वो होता है। और दूसरा फिर इनके साथ में मतलब ये सब भी कि मतलब वो चेन वेन बांधना और वो सब भी किया गया, जिस वजह से ये दिमाग की लकवे से ग्रसित हो गई। तो यही यहाँ पे थोड़ा सा लिखा गया है कि इसके बाद उन्हें कुत्ते के चेन से बांध दिया गया, और जिस कारण उनके दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई और वह एक दिमाग की लकवे से ग्रसित हुई। तो कभी कभी ऐसी घटनाओं को पढ़ के ऐसे लगता है कि यार दुनिया में किस किस तरह के इंसान होते हैं, मतलब इंसान, इन्हें बोलना भी, ये तो जानवरों से भी बदतर होते हैं, इनको तो जानवर इंसान कुछ भी बोलने लायक नहीं होते। मतलब इंसानियत छोड़िए, ऐसा काम जानवर भी नहीं कर सकते, वो भी मतलब नहीं बचती है कई लोगों में, सब नहीं है लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। इसके बाद से दोस्तों वो कोमा में चली गई उस घटना के बाद से अरुणा शानबाग जी, और कभी होश में नहीं आई। ठीक है, अब दोस्तों उनकी हालत ये थी कि इस घटना के बाद में, ये 1973 की घटना है उस, हाँ, और ये घटना जब हुई थी तो मैं उनकी फ़ोटो अटैच करना भूल गई। इस क्वेश्चन में मैंने सोचा था फ़ोटो अटैच करूँगी, मतलब घटना से पहले की फ़ोटो और घटना के बाद की फ़ोटो आप गूगल पे सर्च करना, दी हुई है। उनकी सगाई हो चुकी थी जब ये घटना उनके साथ हुई, और उनकी सगाई भी उसी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर के साथ हो चुकी थी। तो आप सोच सकती हो कि एक इतनी अच्छी, एक जो मतलब एक आने वाली भविष्य के सुंदर सपने लेके जो लड़की जी रही है, और एकदम से उस लड़की के साथ ऐसी घटना होती है कि उसके बाद में वो कभी बेड से ही नहीं उठ पाई, है ना। तो दोस्तों कोमा में जब वह चली गई तो 42 सालों तक वह जिंदा लाश बन के रही, मतलब 1973 के बाद में उनकी मृत्यु हुई 2015 में। ठीक है, इतने दिन वह उसी हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 4 में, उसी मतलब वार्ड नंबर 4 में बेड पर लेटी हुई थी, और मतलब दवाइयों के जरिए और ड्रिप वगैरह के जरिए ही खाना वगैरह जाता था, लेकिन मतलब आंखें वो खोलती थी, आंखें खुली हुई हैं फोटो में मैंने देखा है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती थी, एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। ठीक है, सिर्फ खाना खा सकती थी वो भी बहुत हल्का फुल्का। ठीक है, तो ये जब इनकी ये सिचुएशन थी ना दोस्तों, तो चलो वो घटना पहले पढ़ेंगे। अनुच्छेद 21 जो है दोस्तों, मतलब 42 सालों तक जिंदा लाश बनकर रही, तो जब हॉस्पिटल के कर्मचारी और बहुत सारे, क्योंकि वो अक्सर चर्चा में रहती थी, ये इतनी बड़ी घटना हुई थी, पूरा देश इससे हिल गया था। तो अनुच्छेद 21 जो हमें जीवन जीने का अधिकार देता है, और जीवन जीने के साथ ही हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है, हम सब ने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। तो इसके तहत ही दोस्तों इस अधिकार के तहत ही कई बार ये चर्चा हुई है कि अनुच्छेद जो 21 है वो ना सिर्फ हमें जीवन जीने का अधिकार देता है, बल्कि इसमें हमें मृत्यु का अधिकार भी दिया गया है ना। तो इसके तहत दोस्तों उनके लिए इच्छा मृत्यु मांगी गई थी। ठीक है, लेकिन इच्छा मृत्यु के लिए याचिका जरूर कोर्ट ने ले ली, लेकिन बाद में इस पर नेगेटिव फैसला कोर्ट ने दिया, और फिर 18 मई, सॉरी यहाँ पे आएगा 2015, 1973 में तो घटना हुई थी, 18 मई 2015 को उनका निधन हो गया, और वो भी निमोनिया से। मतलब 2011 में केस का फैसला आया था, उन्हें इच्छा मृत्यु नहीं दी गई थी। तो ये पूरी घटना है। ठीक है, ये पूरी घटना है, और इस घटना को आप एक स्टोरी के जैसे याद रख सकते हो, बिकॉज इतनी इंपॉर्टेंट घटनाएं हमें हमेशा ज़िंदगी में याद होनी चाहिए, क्योंकि इनको हम बहुत सारी जगह एग्जाम्पल कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में भी, और ज़िंदगी में भी दोस्तों याद होनी चाहिए। मतलब कुछ तो हमें हमारे देश के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये जब बेड पर थी तो इनकी एक फ्रेंड भी बोल सकते हैं, और एक पत्रकार थी, ये पिंकी वीरानी जी। इन्होंने, एक पत्रकार थी, राइटर थी, और इनकी कुछ नोन भी थी, है ना। तो इन्होंने इनके लिए इच्छा मृत्यु भी क्या, करुणा मृत्यु। इच्छा मृत्यु तो वो व्यक्ति मांग सकता है जो बोल सकता है, और वो इस दर्द से गुजर रहा है कि मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन ये तो खुद तो बोल ही नहीं सकती थी ना। तो इनकी जगह ये जो पिंकी वीरानी जी हैं, इन्होंने 2009 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज की, रिट दर्ज की, और इसे इनके लिए इच्छा मृत्यु मतलब करुणा मृत्यु मांगी गई। इन्होंने कहा कि जिस दर्द से अरुणा शानबाग गुजर रही हैं, उस दर्द को हम एक भी दिन नहीं सहन कर सकते, और ये 35-40 सालों से लगातार इसी दर्द को सहन कर रही हैं। तो इन्हें इस दर्दनाक जिंदगी से छुटकारा दिलाया जाए, और इन्हें इच्छा मृत्यु दे दी जाए।
ठीक है। तो यह बात सुनने के लिए कोर्ट ने उनकी रिट याचिका ले ली, बट 2011 में इसका फैसला सुना है, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें खारिज कर दिया, मतलब इच्छा मृत्यु देने से मना कर दिया, है ना। सोचा, डिस्कशन किया, फिर सारी चीज़ें सुनी और फिर मना कर दिया। अब कोर्ट ने मना क्यों किया, बात वही है। इंटरव्यूअर हमसे यही पूछते हैं कि क्या हम इच्छा मृत्यु मांगते हैं, तो क्या हमारे देश में इच्छा मृत्यु अलाउ है या नहीं है। तो दोस्तों अभी तक हमारे देश में इच्छा मृत्यु अलाउ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक जितने भी इच्छा मृत्यु पे सवाल आए हैं उसमें मतलब नेगेटिव में ही फैसला दिया है। अभी तक हमारे देश में अलाउ नहीं है, और कोर्ट खुद कहता है कि हमारा संविधान इस चीज़ को अलाउ नहीं करना, नहीं तो हम दे देंगे। क्योंकि दोस्तों जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान में इच्छा मृत्यु और करुणा मृत्यु दोनों को गलत माना गया है। दोनों के लिए बोला गया है कि यह आत्महत्या जैसे ही अपराध होंगे, और आत्महत्या को आईपीसी की धारा 309 के तहत अपराध घोषित किया गया है। तो इनके लिए भी चाहे इच्छा मृत्यु हो चाहे करुणा मृत्यु। इच्छा मृत्यु मतलब जैसे कि मैं अपनी ज़िंदगी में किसी बीमारी से गुजर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं मरना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं मेरी इच्छा से मैं मांग रही हूँ मृत्यु, तो वो हो गया इच्छा मृत्यु। और करुणा मृत्यु मतलब मेरी सिचुएशन इस तरह की नहीं है कि मैं बोल सकूँ, देख सकूँ, समझ सकूँ, बट जो मेरे परिवार वाले हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, उनको पता है कि मैं जिस दर्द से गुजर रही हूँ वो असहनीय है, और वो मेरे लिए करुणा मृत्यु मांग रहे हैं, क्योंकि मैं मांगने की सिचुएशन में नहीं हूँ, बट मैं अंदर से कहीं ना कहीं चाहती हूँ कि इस ज़िंदगी से अच्छा कि मैं मर जाऊँ, है ना। तो ये होती है करुणा मृत्यु। इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। लेकिन हमारे संविधान में दोस्तों इसमें अभी तक चेंज नहीं किया गया है, दोनों को ही अपराध माना गया है, दोनों को आत्महत्या के बराबर माना गया है, और आईपीसी की धारा 309 के तहत आत्महत्या अपराध है। अब सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट क्यों किया था? सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पहली बात तो हमारे इच्छा मृत्यु और करुणा मृत्यु अलाउ ही नहीं है ना। तीसरी बात इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और बोली थी कि मतलब डॉक्टर्स की रिपोर्ट वगैरह मांगी थी, है ना, इससे अरुणा शानबाग जी की, और उन रिपोर्ट्स को पढ़ के ऐसे लगा कि अरुणा शानबाग जी के जो हाव भाव हैं, डॉक्टर वो मतलब आंखें खोलती थी, देखती थी, और लेकिन बोल नहीं पाती थी, एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, खाना भी खाती थी। तो उन्होंने कहा था डॉक्टर्स ने, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपने फैसले में ये बोला था कि अरुणा शानबाग जी के जो हाव भाव है उनको देख के लगता नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहती हैं। उनको देख के कहीं ना कहीं आज भी ये लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हैं, है ना। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जब तक वो अपनी इच्छा नहीं बताएं तब तक हम उन्हें ज़बरदस्ती मृत्यु नहीं दे सकते। बिकॉज अगर उनके बोले बिना, ना ही उनके एक्सप्रेशन ऐसे हैं, मतलब वो खाना वाना खाती थी, हंसती हुई फ़ोटो है जो आप बाद की फ़ोटो देखोगे, तो कि उनके देख कर लगता नहीं है कि वो इच्छा मृत्यु चाहती है। इसलिए कोर्ट ने मना कर दिया था उनको इच्छा मृत्यु देने के लिए। 2-3 रीज़न बताए थे, बाकी संविधान का भी एग्जाम्पल दिया था कि संविधान के अकॉर्डिंग अपराध है, ठीक है। अब दोस्तों कुछ मामलों में अनुच्छेद 21 का इसे हनन माना गया है कि इच्छा मृत्यु नहीं देना हमारे यहाँ पे बहस का मुद्दा रहता है अक्सर। इसमें कहा गया है कि अगर हमें इच्छा मृत्यु अलाउ नहीं की जाती है तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का जो मौलिक अधिकार है हमारा अनुच्छेद 21, उसका हनन है। अनुच्छेद 21 का हनन कैसे है दोस्तों? अनुच्छेद 21 में हमें जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो कई लोग कहते हैं, कई वकील कहते हैं कि यह जो अनुच्छेद 21 है यह हमें जीवन जीने के साथ ही जीवन को ख़त्म करने का अधिकार भी देता है। भाई जीवन जीने का अधिकार का क्या मतलब हुआ कि मैं जब तक जीना चाहता हूँ, जब तक जीना चाहता हूँ, मैं नहीं जीना चाहता वो भी तो मेरी इच्छा है, तो मेरा जीवन है, मैं अपने जीवन को, मैं मेरी गरिमा इसी में मानता हूँ कि आज मैं अपना जीवन खत्म कर दूँ, तो वो गरिमापूर्ण जीवन ही हो गया एक तरह से, है ना। तो अनुच्छेद 21 ये बोलता है, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि अनुच्छेद 21 ये बोलता है कि जो जीवन जीने का अधिकार है उसमें मरने का अधिकार भी शामिल है। लेकिन दोस्तों इस पे कई सारे विवाद हो चुके हैं, कई बार मामला कोर्ट में गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है। जो लेटेस्ट मामला है इस पे ज्ञानकौर बनाम पंजाब राज्यवाद 1996, है ना, इसमें भी दोस्तों वही इच्छा मृत्यु टाइप और जीने और मरने का, है ना, वो मांगा गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो जीवन जीने का अधिकार है अनुच्छेद 21, उसमें कहीं भी मृत्यु वर्ण मतलब अपनी मृत्यु खुद चुनने का अधिकार नहीं है। अगर आप अपनी मृत्यु खुद चुनते हो तो कानूनन वो धारा 309 के अकॉर्डिंग अपराध ही माना जाएगा। इच्छा मृत्यु हमारे देश में अलाउ नहीं है, ना ही अनुच्छेद 21 हमें मृत्यु का अधिकार देता है। अनुच्छेद 21 हमें जीवन जीने का अधिकार देता है, हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है, लेकिन मरने का अधिकार नहीं देता है। यह हमारे संविधान में कहा गया है और इसी पे कोर्ट
अब तक अड़ा हुआ है। तो दोस्तों मेन बात तो इसमें यही थी कि हमारे मतलब हमसे क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं, क्या हमारे देश में इच्छा मृत्यु अलाउ है, नहीं है, क्या हम चाहे जब मर सकते हैं, क्या अनुच्छेद 21 हमें जीने के साथ में मरने का अधिकार भी देता है, क्या यह गरिमा नहीं है कि हम गरिमापूर्ण रूप से मृत्यु प्राप्त कर सकें, है ना। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और फिर इससे संबंधित ये मामला अरुणा शानबाग नाम सुना है क्या, किस चीज़ से रिलेटेड थी, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब इसमें दोस्तों दो टर्म्स आती है, एक्टिव यूथेनेशिया और पैसिव यूथेनेशिया, है ना। तो ये दो टर्म कईयों बार आईएएस का इंटरव्यू मैंने कई बार देखा है, उसमें पूछा जाता है। हमारे तो अभी इतना चर्चा में नहीं आया, लेकिन हो सकता है कोई मुद्दा ऐसा चल रहा हो ना न्यूज़पेपर में, तो पूछ लिया जाता है। तो हम भी पढ़ लेते हैं एक्टिव यूथेनेशिया क्या होता है और पैसिव क्या होता है। तो जब इच्छा मृत्यु चाहने वाले व्यक्ति को इस कृत्य में सहायता प्रदान की जाती है, जैसे कि जहरीला इंजेक्शन लगाना, अर्थात मरीज की मृत्यु हेतु कुछ प्रयास किए जाते हैं। लाइक दोस्तों कि कोई जैसे मतलब किसी को बहुत जैसे कैंसर ही मान लो, है ना, कैंसर की स्टेज ऐसी है कि वो ज़्यादा दिन जी नहीं सकता, उस पर बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च हो रहे हैं, और उसका जो दर्द है वो असहनीय है ना। तो वो मरना चाहता है, उसे भी पता है कि वो मरने वाला है, लेकिन वो मृत्यु है जो उसके अभी आ नहीं रही है, और उससे जो दर्द होता है प्रतिदिन उसके, वो उससे सहन नहीं हो रहा। तो वो क्या मांगेगा, वो जो यूथेनेशिया के लिए इच्छा मृत्यु मांगेगा, उसकी एक्टिव यूथेनेशिया होगी। एक्टिव कैसे होगी कि उसे मृत्यु देने के लिए डॉक्टर को कुछ ना कुछ इंजेक्शन लगाना होगा ताकि वो अभी मर सके, मतलब जो दर्द है उससे उसको छुटकारा दिलाया जा सके और मर सके। तो मतलब किसी को मृत्यु देने के लिए, इच्छा मृत्यु देने के लिए हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, मतलब हम उसे जहरीला इंजेक्शन वगैरह लगा रहे हैं, तो वो तो हो गया एक्टिव यूथेनेशिया, मतलब मरीज की मृत्यु के लिए कुछ प्रयास किया जाए, इसे तो कह दिया एक्टिव यूथेनेशिया। और दूसरा है पैसिव यूथेनेशिया। पैसिव यूथेनेशिया का मतलब है इच्छा मृत्यु में इच्छा मृत्यु के कृत्य में किसी भी प्रकार की सहायता न प्रदान की जाए, अर्थात मरीज की जान बचाने हेतु कुछ नहीं किया जाए। मतलब ये अरुणा शानबाग वाली जी जो है, इनको जहरीला इंजेक्शन नहीं देना था, इनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रखा जाता है। मतलब इनका तो मुझे पता नहीं, हो सकता है जहरीला इंजेक्शन, लेकिन इनको भी सपोर्ट सिस्टम पे ही रखा गया था। कई मरीज नहीं होते जो कोमा में चले जाते हैं और इनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रखा जाता है ना। तो इच्छा मृत्यु का मतलब है कि उनके परिवार वाले उनसे ये वाली इच्छा मृत्यु मांग ले और उनका जो सपोर्ट सिस्टम है ना वो हटा दिया जाए। मतलब हम उनकी जान बचाने के लिए उनको एक सपोर्ट पे रख रहे हैं, बस वो सपोर्ट हमने हटा दिया, तो वो क्या हो गई, पैसिव। मतलब मरीज की जान बचाने के लिए हमने कुछ नहीं किया। ये नहीं है कि हमने मरीज को इंजेक्शन लगाया है या फिर कुछ किया है और मारा है, नहीं, हमने उसकी जान बचाने के लिए जो सपोर्ट सिस्टम के ऊपर उसे रखा था बस वो हटा लिया और फिर अब उनकी मृत्यु हो गई। तो ये है एक्टिव यूथेनेशिया और पैसिव यूथेनेशिया। तो आप ये तो बहुतों बार पूछा जाता है एक्टिव यूथेनेशिया क्या होती है, पैसिव यूथेनेशिया क्या होती है, तो ये टर्म्स आप जरूर याद रख लीजिएगा। और इससे रिलेटेड केस है, मतलब कौन सा केस है वो आप याद रख लीजिएगा कि भाई अरुणा शानबाग केस है। और किस केस में बोला गया था दोस्तों कि मतलब ये जो है जीवन जीने के अधिकार में मृत्यु वरण शामिल नहीं है। तो ज्ञानकोर बनाम पंजाब राज्यवाद भी थोड़ा सा याद रख सकते हैं, तो हमारा आंसर ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का आंसर राइटिंग। उम्मीद है आपको आंसर राइटिंग मदद कर रही होगी कहीं ना कहीं मेंस में। और अगर अच्छे लग रहे हैं आंसर तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।